कहाँ पे लोकेट होती है? तो ये बेटा आपकी एक स्पाइनल कैनाल होती है। स्पाइनल कैनाल प्रेजेंट होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उस वर्टिब्रल कॉलम में आपने देखा होगा, उस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक हॉलो स्पेस होता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी वर्टिब्रा है टोटल, उन वर्टिब्रा के बीच में जो हॉलो स्पेस है उसे हम लोग स्पाइनल कैनाल कहते हैं, और इसी स्पाइनल कैनाल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। तो टोटल हमारी कितनी स्पाइनल ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं? टोटल 26। याद है आपको? तो 26 बोन्स थी जिनके बीच में हॉलो स्पेस था और उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क लगी हुआ करती थी। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल कैनाल जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए मेनिंजीज होती हैं, जैसे ब्रेन में होती हैं, तो इसकी भी कवरिंग होती है जिन्हें हम लोग मेनिंज कहते हैं। और हर स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक सेंट्रल कैनाल होती है। सेंट्रल कैनाल के अंदर भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके बीचों बीच जो हॉलो कैनाल है इसे हम लोग स्पाइनल कैनाल कहते हैं, एंड इट इज फिल्ड बाय CSF। तो स्पाइनल कॉर्ड आल्सो हैव स्पाइनल, या ऐसे लिखिएगा सेंट्रल कैनाल, आल्सो हैव सेंट्रल कैनाल which is filled by CSF, cerebrospinal fluid। एंड अनदर थिंग इज, बेटा जिस तरीके से हम लोगों ने ब्रेन को देखा था, तो ब्रेन में क्या देखा था कि ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट था, इसमें आउटर पार्ट क्या था? कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट मेडुला। कॉर्टेक्स कैसा था? ग्रे मैटर, और ये वाला कैसा था? व्हाइट मैटर। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इस स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको आउटर साइड में देखने के लिए मिलेगा व्हाइट मैटर, और इनर साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रे मैटर। इनर साइड आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रे मैटर। तो व्हाइट मैटर आपको आउटर साइड मिलेगा और इनर साइड आपको जो है ग्रे मैटर मिलता है। यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? तो इसके दो फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि जितने भी हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन का जो सेंटर है वो स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन एकांश ब्रेन तक कोई नहीं पहुंचता, जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ही होते हैं। तो आपका पहला फंक्शन तो हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड सेंटर होता है, या आप एक तरीके से कह लीजिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। और दूसरा काम इसका है कि बॉडी से ब्रेन तक, बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी के किसी पार्ट तक इंपल्सेस को ट्रांसमिट कराना है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा। सपोज करो मेरे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनसे सारी नर्व्स जाके किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में मर्ज हो रही है, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे लेके जा रही है? उन सारे को ब्रेन में। तो यहाँ पे अगर मैं अपने हाथ को टच कर रहा हूँ तो ये कैसे? किसी नर्व के थ्रू मेरे ब्रेन तक पहुंचाया जा रहा है, और ब्रेन से अगर मैं अपने हाथ को यहाँ से हटा रहा हूँ तो मोटर इंपल्स लाई जा रही है। तो ये जो टू एंड फ्रॉम, मतलब टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि लाना और ले जाना, ये दोनों के दोनों काम किसके थ्रू हो रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहे हैं। तो इसका काम होता है क्या करना? कैरी करना इंपल्सेस को, कैरी करना इंपल्सेस को टू एंड फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लाना और ले जाना इंपल्सेस को, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। अब हम लोगों ने जब चैप्टर शुरू किया था तो आपको याद होगा हमने क्या किया था? ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहली कैटेगरी थी यहाँ पे जिसे हम लोगों ने कहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा वाला पार्ट था इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक तो पढ़ा था ब्रेन, जिसको मैंने कहा था कि ये थिंकर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसर होता है, यही थिंकर है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसर होता है। और दूसरा इसके साथ में एसोसिएटेड होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो बेसिकली क्या करती है? इसके साथ में जुड़ी रहती है और बॉडी के सारे पार्ट से इंपल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक इंपल्सेस को पहुंचाना, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है जो बीच में है।
लेकिन हमें डिटेल में जो बात करनी है वो पीएनएस के बारे में करनी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके की जो है मेनली नर्व्स होती है। सबसे पहली नर्व होती है, देखो मैंने क्या बताया कि ये ब्रेन है और ब्रेन के साथ में एसोसिएटेड जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों पार्ट किसके आ जाएंगे, सीएनएस के। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में आएगा और इसके साथ में एसोसिएटेड जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर कंसीडर की जाएंगी, पीएनएस के अंदर कंसीडर की जाएंगी। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो जितनी भी नर्व्स हैं आपकी बॉडी की, अब कुछ नर्व है जो मैसेज को बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा रही है, तो जो लेके जाएंगे इन्हें कहते हैं एफरेंट नर्व। क्या कहेंगे इन्हें? एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व। और कुछ ऐसी भी नर्व होगी जो ब्रेन से इंपल्स को स्पाइनल कॉर्ड में भेजेंगी, स्पाइनल कॉर्ड से किसी बॉडी पार्ट में आएगी वो इंपल्स। तो ऐसी नर्व जो मैसेजेस को ले जाने का काम कर रही है ब्रेन से बॉडी पार्ट तक, उन्हें कहते हैं इफरेंट नर्व या मोटर नर्व। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे पीएनएस के अंदर आपकी एक तो होती है एफरेंट नर्व या इन्हें आप नाम दे सकते हो सेंसरी नर्व। और ये जो एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बॉडी पार्ट से इंपल्सेस को पहुंचाती हैं ब्रेन तक, ठीक है। और दूसरी जो नर्व होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इफरेंट नर्व या मोटर नर्व। कौन मर गया? या मोटर नर्व। इनका काम है क्या करना, ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक इंपल्सेस को पहुंचाना। इन मोटर नर्व का काम होगा। सेंसरी नर्व का काम है बॉडी पार्ट से ब्रेन तक इंपल्सेस को प्रोपेगेट कराना। अब ये जो आपकी इफरेंट नर्व होती है, इसको भी हम लोग दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो इफरेंट नर्व है या मोटर नर्व है, इन्हें भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूं। एक होती है जिन्हें कहा जा सकता है, या इसी का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये पीएनएस की कैटेगराइजेशन है। और दूसरा होता है जिसे हम लोग नाम देंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर आप देखना चाहो तो ये पीएनएस का कैटेगराइजेशन बता रहा हूं फर्दर में। पीएनएस को फर्दर मैंने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कैटेगराइज किया है। तो बहुत सीधी सी बात है। देखो वो नर्वस सिस्टम जो आपके वॉलेंटरी मूवमेंट को या स्केलेटल मसल को कंट्रोल करेगा वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। और बॉडी के जितने भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट जानते हो ना सभी लोग क्या होते हैं, जो मूवमेंट हमारी बॉडी अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकती, उन सारे मूवमेंट को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस कंट्रोल करने का काम करेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ध्यान से समझिएगा, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा ऑल द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स वो मसल है जो बेसिकली किस नेचर की होती है, वॉलेंट्री नेचर की होती है। तो जितने भी वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली है वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। और मैंने आपको बताया जितने भी ऑटोनॉमिक मतलब जैसे हमारी बॉडी में हार्ट रेट है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, ठीक है, पिपुलरी डायलेशन हो रहा है, या रेस्पिरेशन रेट कम या ज्यादा हो रहा है, ये सारे वो मूवमेंट हैं तो, या ये सारे वो एक्शंस हैं जो इनवॉलेंट्री नेचर के हैं। तो इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करने का काम किसका है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होगा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर हम लोग अभी कैटेगराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में लिख देते हैं कि ये कंट्रोल कर रहा है ऑल इनवॉलेंट्री मसल्स, और यू कैन से स्मूथ मसल। तो जो भी आपकी इनवॉलेंट्री मसल और स्मूथ मसल को कंट्रोल करने का काम करेगा वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। और हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं दो मेन कैटेगरी में। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा वाला होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों नर्वस सिस्टम में आपको डिफरेंस समझ में आया क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट मतलब एक का काम बढ़ाना, एक का काम घटाना। जैसे ये
तब काम करता है जब आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस में हो, इमरजेंसी में हो। तो अगर स्ट्रेस या इमरजेंसी वाली कंडीशन है, फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है। मतलब ये जस्ट उसका उल्टा काम करता है। जैसे सपोज करो ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, तो ये हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करने का काम करेगा। ये अगर ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगा तो ब्रीदिंग रेट को कम करने का काम करेगा। अगर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो वो वैसो डायलेशन कराएगा। अगर ये प्यूपिलरी का डायलेशन कराएगा तो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? पक्का? तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? ये काम करता है फाइट और फ्लाइट कंडीशन में। फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में मीन्स इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, स्ट्रेस, और इसे कहते हैं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन होती है जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन। मतलब जब भी हमारी नॉर्मल कंडीशंस होगी ये काम करेगा। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो ये कैसे काम करता है? तो मैंने बताया आपको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम था क्या करना, ये इंक्रीज कर सकता है, ये इंक्रीज कर सकता है हार्ट रेट को। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो इंस्टेंट और क्या एलिवेट हो सकता है? ब्लड प्रेशर। अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। उसके अलावा इंक्रीज करेगा ये ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन रेट को। उसके अलावा ये प्यूपिलरी डायलेशन करेगा और बेटा ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। मतलब ब्लड वेसल के ल्यूमन को जो पहले ब्रॉड हुआ करता था उसको नैरो कराने का काम करेगा। तो इसे कहते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। तो इट विल इंक्रीज हार्ट रेट, एलिवेट ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, प्यूपिलरी डायलेशन कराना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना। उसके अलावा ये और भी कुछ एक्शन कर सकता है। जैसे सपोज करो ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। ये गैस्ट्रिक जूसेस या आप सिंपली कहिएगा डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब ये डाइजेशन को होने से रोकता है, ये डाइजेशन को होने से रोकता है। ठीक है, इनहिबिट करता है ये सैलिवेशन को, ये इनहिबिट करेगा सैलिवेशन को। और ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ये इसके जस्ट अपोजिट होती है। यहां पे क्या होगा, यह इंक्रीज हो रहा था ब्लड प्रेशर, तो यहां पे ये नॉर्मलाइज कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को, और ब्लड प्रेशर को, साथ में ब्रीदिंग रेट को। प्यूपिल को अगर ये डायलेट कर रहा था, प्यूपिल के साइज को अगर ये बढ़ा रहा था, तो ये प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। ये कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। और ये वैसो डायलेशन कराएगा और ये स्टिमुलेट करता है रिलीज को ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस और सैलिवेशन को भी ये स्टिमुलेट करने का काम करेगा। ये सारे के सारे काम होते हैं किसके? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। और एक पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने बताया नर्व का जितना भी नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला हुआ वो सब का सब क्या है? पीएनएस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितने भी नर्वस टिश्यूज हमारी बॉडी में हैं वो सब क्या है? पीएनएस में कंसीडर किए जाएंगे, याद रखना इस बात को। और पीएनएस के अंदर मैंने आपको दो तरीके की नर्व बताई, एक बताया मैंने आपको एफरेंट और दूसरी बताई इफरेंट। तो एफरेंट जो मैसेज को ले जा रही थी उन्हें सेंसरी नर्व भी कहा था, और इफरेंट जो मैसेज को ले जाने का काम कर रही थी मतलब ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक, उन्हें मैंने इफरेंट नर्व या मोटर नर्व नाम दे दिया था। और दूसरा मैंने कैटेगराइजेशन किया था क्या, कि जो पीएनएस था उस पीएनएस को
सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कैटेगराइज किया था। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट है, मतलब स्केलेटल मसल के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स थी और स्मूथ मसल्स थी उन सबको कंट्रोल करेगा कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर कैटेगराइज किया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका वर्क करता है कब, जब आप इमरजेंसी वाली स्टेट में हो या स्ट्रेस में हो, है ना। तो फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में सिंपैथेटिक किस तरीके से काम करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगा, प्यूपिल को डायलेट करा देगा, वैसो कंस्ट्रक्शन करा देगा, जिससे ये जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से ही बढ़ेगा। और डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज को इनिबिट करा देगा और सेलिब्रेशन को इनिबिट करेगा। जो भी ये काम कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट फंक्शन कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक, जो किसमें, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन में करता है। मतलब जब नॉर्मल कंडीशन, जैसे सपोज करो आप स्ट्रेस वाली कंडीशन से नॉर्मलाइज होना चाहोगे, तो नॉर्मलाइज होने के लिए कौन एक्ट करेगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करने वाला है। क्लियर है मेरी बात सभी को। अब पीएनएस के अंदर ही एक और नर्वस सिस्टम आता है जिसे कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल का मतलब क्या है, आपके ईसोफेगस से लेके आपके इंटेस्टाइन तक टिल एनस पूरा क्या है, ये विसरा कहलाता है। उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो सब विसरा के अंदर के कंसिडर किए जाते हैं। तो वो नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के विसरल बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता हो उसे कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होगा तो उसे भी समझिएगा। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि विसरल नर्वस सिस्टम, visceral nervous system is also part of visceral nervous system is also part of peripheral nervous system. Peripheral nervous system means PNS। और इस विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, तो इसमें आती हैं कुछ नर्व के फाइबर्स, उसके अलावा गैंग्लियाज, और कुछ होते हैं नर्व प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलके आपके विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर होंगी। और विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो नर्व फाइबर है वो नर्व फाइबर इनर्वेट करते हैं, इनर्वेट करते हैं इन टू विसरल बॉडी पार्ट्स। तो विसरल बॉडी पार्ट्स के अंदर वो सब इनर्वेट करेंगे। तो ये सारा का सारा काम हमारे विसरल नर्वस सिस्टम का होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे सपोज करो आपने देखा होगा, जैसे आपने खाना खाया तभी उसके बाद ही जो है ना डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए। तो वो कैसे पता चलता है कि भाई डाइजेस्टिव जूसेस को कब रिलीज करना है, तो उस टाइम पे विसरल नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे आप फूड को इंजेस्ट कर लिया, उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा के उसको स्टमक तक पहुंचाना है, उस पेरिस्टाल्सिस को कौन कराएगा, तो ये विसरल नर्वस सिस्टम काम करेगा। मतलब ये भी एक तरीके का आप मान के चल सकते हो कि ये एक तरीके का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जैसा ही काम करने वाला सिस्टम है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, आप जब आपको भूख लगी हो तो आपके माउथ में अपने आप सेलिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो सेलिवेशन हो रहा है उसे कौन कर रहा है, ये नर्व प्लेक्सस काम करते हैं। ये नर्व प्लेक्सस कहाँ होते हैं, ये पूरे हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपनी ईसोफेगस, स्टमक और किसी भी हिस्से के इंटेस्टाइन के पार्ट को यहां से यहां से यहां से यहां से किसी भी जगह से क्रॉस सेक्शन ले लें, और क्रॉस सेक्शन लेने के बाद जब आप स्टडी करेंगे तो इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी करना, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग सेरोसा कहते हैं, इसके नीचे वाली लेयर जो होती है मस्कुलरिस होती है, फिर सब म्यूकोसा होती है, फिर म्यूकोसा लेयर होती है, कुछ ये सारी टिश्यूज होते हैं। तो इन्हीं के अंदर आपको ना अलग अलग तरीके के मिजनर और मायरेंटिक प्लेक्सेस मिलेंगे। ये जो मिजनर और मायरेंटिक प्लेक्सेस होते हैं ना, इनका काम होता है क्या करना, ये जो मैंने आपको बताया, जैसे आपने फूड इंजेस्ट किया, फूड इंजेस्ट करने के बाद उसको पेरिस्टाल्सिस करवाना है, तो ये जो प्लेक्सेस है ना, ये पूरे इसके वॉल में लगे हुए हैं। मतलब वो प्लेक्सेस किसका पार्ट है, इसका विसरल नर्वस सिस्टम का। वो नर्व प्लेक्सेस क्या करेंगे, एक तो फूड के मूवमेंट को कराने का काम करेंगे, फिर जब फूड आपके स्टमक में पहुंच जाएगा उसके बाद में वो क्या काम करवाएगा,
वो वहां से डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करवाने का काम करेगा। और सपोज करो इफ यू आर हंग्री, देन उस कंडीशन में आपको सेलिब्रेशन कराना। और आपने देखा होगा जब आप भूखे बहुत लंबे समय तक रहते हो तो पेट में अजीब अजीब से मूवमेंट होते हैं, तो वो जो मूवमेंट होते हैं वो भी ये विसरल नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड जो नर्व प्लेक्सेस हैं वो करवा रहे होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं बार बार कि आप भाई कुछ खाया नहीं है, खा लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट विसरल नर्वस सिस्टम। देव, थोड़ा ध्यान से सुनना इन सब बातों को, आप है ना, स्माइल कर देते हो आप हर बात में। अब ये तो रही बात इसकी। अब इसी के अंदर एक लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि कोई भी रैपिड इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस मूवमेंट होना। मैंने 3 टर्म बोले, एक पहला टर्म बोल रहा हूं मैं रैपिड, दूसरा टर्म बोल रहा हूं मैं इनवॉलेंटरी, और तीसरा बोल रहा हूं मैं अनकॉन्शियस। रैपिड का मतलब फास्ट, इनवॉलेंटरी का मतलब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और अनकॉन्शियस का मतलब आपका कॉन्शियस काम करे या ना करे, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। सपोज आप बैठे हो, आपका पूरा ध्यान क्लास की तरफ है, और कोई आए और आपके हाथ पे बहुत जोर से पेन चुबा दे, तो आप क्या करोगे? एकदम झटक के हाथ पीछे करोगे, नहीं करोगे? तो क्या हुआ, आपने उस तरफ देखा भी नहीं कि आप उसने आपको पेन चुबाया, और आपने तुरंत अपने हाथ को वहां से हटा दिया। तो ये क्या था? एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक रैपिड इनवॉलेंटरी अनकॉन्शियस एक्शन जो आपकी बॉडी करती है किसी भी सडन स्टिमुलाई के लिए, उसे हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है राजवी? कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इतने सीरियस हो गए, मेरी तरफ बुरी शक्ल बना के क्यों देख रही हो तुम? है कि मैं गलत डेफिनेशन नहीं, बिल्कुल सही डेफिनेशन बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो इट इज रैपिड इनवॉलेंटरी अनकॉन्शियस रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू एनी सडन स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन को करवाने के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? मतलब रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये तो मैंने बता दिया, क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके एग्जांपल्स क्या है? तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, सडन विड्रॉल सडन विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपके हाथ से टच किया गया और आपने एकदम अपने हाथ को वहां से विड्रॉ कर लिया, वो एक तरीके का क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। दूसरा, जैसे ही आपकी आंख के ऊपर बहुत मतलब एक लाइट का बीम डाला जाए, तो आप एकदम क्या करोगे? अपने आंखों को छिपा लेंगे, तो वो भी क्या हो गया? एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। तीसरा, सपोज करो भाई कोई ये मतलब बिल्कुल नर्सिंग बच्चा है, मतलब बिल्कुल नया मतलब पैदा हुआ, इन्फेंट वाली स्टेज में है, तो उस इन्फेंसी वाली स्टेज में आप क्या करें? उसके मुंह के आसपास जो है अपने हाथ को ले जाएं, तो वो उसको क्या करेगा? वो जैसे मतलब अपनी मदर की ब्रेस्ट को फीड करता है, उसी वे में वो उस फिंगर को भी फीड करने की कोशिश करेगा, तो वो उसका एक रिफ्लेक्स होगा। उसी के तरीके से जैसे एक कुछ रिफ्लेक्सेस कंडीशनड होते हैं, कुछ अनकंडीशनड होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे को जब तक उस फूड को टेस्ट ना करवाया जाए, और उस फूड की कितनी भी डिलीशियस स्मेल हो, और आप उसे उस फूड को स्मेल कराएं, वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। लेकिन आपने उसके उस फूड को स्मेल करा के टेस्ट कराओ, और उसके बाद दोबारा उस फूड को आप उसके शो करोगे, तो उसके अंदर सेलिब्रेशन होगा। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि कंडीशन रिफ्लेक्स है वहां पे। कंडीशन रिफ्लेक्स का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल और है, जैसे आप लोग हो, आप लोगों ने अभी स्कूटी ड्राइव करना या किसी भी चीज को ड्राइव करना सीखा, तो जब भी कोई पर्सन नई चीज को चलाना सीखता है, तो उस टाइम पे रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बहुत कॉन्शियस होता है, बहुत कॉन्शियस कि ब्रेक आ रहा है तो मुझे ब्रेक, मतलब उसको बहुत देर दूर से ही दिख रहा होगा। जैसे सपोज करो गाड़ी निकल रही है, तो पहले से ही अपने ब्रेक्स पे हाथ लगा के धीरे 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 दबाना शुरू कर देगा। क्यों? उस टाइम पे उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं है। लेकिन विद टाइम जितना वो चलाता रहेगा, उसके बाद में उसके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अब वो गाना सुनता हुआ, बात करता हुआ, किसी भी तरीके से जा रहा है, और अचानक से कोई आया, वो ब्रेक दबा देगा। तो ऐसे तरीके के जो रिफ्लेक्स जो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स थे, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के। और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या होता है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले वहां पे चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कोई रिसेप्टर ऑर्गन, कोई रिसेप्टर ऑर्गन। तो सपोज करो रिसेप्टर ऑर्गन आपकी स्किन है, और वहां पे लगे हुए जो रिसेप्टर्स हैं, इस चीज के पेन रिसेप्टर मान लीजिए, या थर्मो रिसेप्टर मान लीजिए, या प्रेशर रिसेप्टर मान लीजिए, किसी भी तरीके के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो उन रिसेप्टर ऑर्गन के पास में सपोज करो आपने हॉट ऑब्जेक्ट को
जो है स्टिमुलाई के तौर पे टच कराया। अब रिसेप्टर ऑर्गन क्या करेगा, उस चीज को एक सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगा। अब स्पाइनल कॉर्ड में एक और न्यूरॉन होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन और जो मोटर न्यूरॉन है उस मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करना, इसे कनेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं। इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम इस इंटर न्यूरॉन का होता है, इसको सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को। तो मैंने बताया किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने रिसेप्टर ऑर्गन से टच कराया, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, उसे स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेगी। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, इंटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन क्या करेगी, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। अब इसके लिए क्या करा जाएगा, ये मोटर न्यूरॉन एक इंपल्स लेके आएगी। इंपल्स लेके आएगी किसके पास में, अफेक्टर ऑर्गन के पास में। अफेक्टर ऑर्गन उसके लिए क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स क्या होगा, विड्रॉल ऑफ हैंड। रिस्पॉन्स क्या होगा, विड्रॉल ऑफ हैंड। तो यहाँ पे जो पूरा पाथवे था, रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर ऑर्गन, दिस होल पाथवे इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पूरा पाथवे था विच इज फॉलोड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? जो पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन में फॉलो किया गया वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो यहाँ आपका चैप्टर था, आपके जो सेंस ऑर्गन है जैसे आई और ईयर, ये दोनों रिलेटेड है। अगर समय मिलेगा तो मैं इन्हें भविष्य में करा दूंगा, ठीक है। बाकी ये रिलेटेड है एनसीईआरटी के अंदर से। बताया कि ये इनक्लोज थी स्पाइनल कैनाल के अंदर, और स्पाइनल कैनाल कहाँ पे थी, वर्टिब्रल कॉलम में। दूसरी बात लिखी हुई है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंज होती है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसके बीच में एक सेंट्रल कनाल होती है। तो देखिए ये हो गई बाहर वर्टिब्रल कॉलम, या मेरे हिसाब से क्रेनियल मेनिंज जिसमें आप देख पा रहे हो। तो ये सबसे बाहर वाला क्या है, दूरा मैटर, बीच में अर्कनॉइड, और सबसे अंदर पिया मैटर। तो जिस तरीके से ब्रेन को कवर करने के लिए 3 क्रेनियल मेनिंज होती है, उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए तीनों क्रेनियल मेनिंज प्रेजेंट है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके साथ में आप अगर देख पा रहे हो तो ये आपकी नर्व का नेटवर्क है जो आके इसके साथ मर्ज कर रहा है। उसके अलावा बेटा इनके जो है ना, इनके ये जो निकले होते हैं इन्हें डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न नाम दे दिया जाता है। और बीच में जो इसके हॉलो स्पेस होता है उसे हम लोग सेंट्रल कनाल कहते हैं। इसी सेंट्रल कनाल के बीच में क्या भरा होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और आउटर इसका जो एरिया होता है, जैसे ब्रेन में उल्टा था, ब्रेन में आउटर वाला पार्ट क्या था, आउटर पार्ट ग्रे मैटर था और अंदर व्हाइट मैटर था। यहाँ पे क्या होता है, आउटर व्हाइट मैटर होगा और इनर ग्रे मैटर होता है। इसके फंक्शन क्या थे, तो इसका काम था इंपल्सेस को कंडक्ट कराना टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से लाना, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा। और दूसरा ये सेरेब्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्होंने बताया है, ये क्रेनियल स्पाइनल नर्व इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं इन्हें अलग से एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखिए क्रेनियल नर्व का सीधा सीधा सा मतलब होता है वो नर्व या तो अराइज होती हो या एंड होती हो ब्रेन में, वो क्रेनियल नर्व है। और वो नर्व जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हो या स्पाइनल कॉर्ड में आके मर्ज होती हो, एंड होती हो, उन्हें स्पाइनल नर्व कहते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है और 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है। कितनी मैंने बताई, 12 पेयर क्रेनियल नर्व है और 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है। और यहाँ पे अगला हिस्सा इन्होंने बताया हुआ है, पीएनएस के अंदर 2 तरीके के जो है नर्व फाइबर थे, एक एफरेंट और दूसरे एफरेंट। एफरेंट को सेंसरी फाइबर कहा गया, जिनका काम था क्या करना, इंपल्सेस को कैरी करके ले जाना सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक। और इफरेंट या मोटर फाइबर का काम था इंपल्सेस को सीएनएस से मसल या ग्लैंड्स तक मैसेजेस को लेके आना। फिर दूसरा बता रखा है पीएनएस के 2 पार्ट और हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या लिखा हुआ है, स्केलेटल मसल्स तक इंपल्सेस को रिले करना या ट्रांसमिट करना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम होगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस को सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन या स्मूथ मसल्स तक। और एएनएस के फर्दर 2 टाइप हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी, स्ट्रेस या डेंजर वाली कंडीशन से कोप अप करने में मदद करती है। कैसे, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगी, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगी, आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और ब्लड प्रेशर को एलिवेट करेगी। और इसी का उल्टा काम
वो कंडीशन जो मतलब वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को वापस रेस्टिंग स्टेट में लाने का काम करता हो। इमरजेंसी या डेंजर वाली कंडीशन में तो सिंपैथेटिक था, रेस्टिंग स्टेट में लाने का काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपको रेस्टिंग स्टेट में लाएगा आफ्टर स्ट्रेसफुल कंडीशन। कैसे? ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा, ब्रीदिंग रेट को स्लो डाउन करेगा, डायलेट करेगा आर्टरी को और ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा। उसके अलावा यहाँ पे सारे दे रखे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ये पीपल को डायलेट करेगा, सेलिवेशन को इनिबिट करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, एयरवेज को रिलैक्स करेगा ताकि ज्यादा एयर जा सके, स्टमक की एक्टिविटी को इनिबिट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ज्यादा ग्लूकोज के रिलीज को, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको सेल अपटेक करके एनर्जी बना सके, गॉल ब्लैडर को इनिबिट करेगा, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को इनिबिट करेगा, एपिनफ्रीन और नॉर एपिनफ्रीन जो आपके इमरजेंसी हार्मोन है इन्हें रिलीज कराने का काम करेगा, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर उसे रिलैक्स करेगा और इजैकुलेशन और वेजाइनल कॉन्स्ट्रक्शन को करने का काम करता है। और इसी के जस्ट अपोजिट कंडीशन, एक पीपल को डायलेट कर रहा था, दूसरा पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। एक सलाइवा को इनहिबिट कर रहा था, ये सलाइवा को स्टिमुलेट करेगा। ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा। ये रिलैक्स कर रहा था, ये एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये आपके एक्टिविटी ऑफ स्टमक को इनहिबिट कर रहा था, ये स्टिमुलेट करेगा। ये रिलीज ऑफ ग्लूकोज को स्टिमुलेट कर रहा था, ये इनहिबिट करेगा। ये इनहिबिट कर रहा था गॉल ब्लैडर को, ये स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर को। ये वाला काम इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये एपिनफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन को रिलीज करवा रहा था, यहाँ पे कोई भी चीज रिलीज नहीं की जाएगी। उसके अलावा गॉल ब्लैडर को ये रिलैक्स कर रहा था, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। ये इजैकुलेशन को और वेजाइनल कॉन्स्ट्रिक्शन को प्रमोट कर रहा था, ये इरेक्शन और ऑफ जेनाइटल को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है। और इसी के अंदर मैंने आपको बताया था वीएनएस मतलब विसरल नर्वस सिस्टम। तो मैंने बोला था कि वीएनएस या विसरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? नर्व्स और नर्व के फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सेस होते हैं जो इंपल्सेस को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक। विसरा मैंने बताया जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है इसोफेगस से लेके एनस तक, वो सारा का सारा विसरा कंसिडर किया जाता है। तो सीएनएस से विसरा तक लेके जाना और विसरा से सीएनएस तक लाने का काम कौन काम करेगा? विसरल नर्वस सिस्टम। और गैंग्लिया की डेफिनेशन उन्होंने बता रखी। गैंग्लिया क्या होता है बेटा? बहुत सारी नर्व सेल्स का एक क्लस्टर गैंग्लिया कहलाता है, या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज गैंग्लिया। तो मैंने कभी आपको गैंग्लिया के बारे में बताया था जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। ठीक है। और नर्व प्लेक्सिस बता रखा है कि प्लेक्सिस क्या होता है? ब्रांचिंग नेटवर्क होता है किसी भी इंटरसेक्टिंग नर्व का। अब अगली बात है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे बताया रैपिड इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस एक्शन ऑफ बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलाई इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने बताया एग्जांपल इसके। सबसे पहला बताया कि किसी भी हैंड का सडन विड्रॉ कर लेना जब हॉट ऑब्जेक्ट टच किया जाए। दूसरा यहाँ पे बता रखा है किसी भी बेबी के आप नर्सिंग बेबी के लिप्स को टच करो तो वो इवोक करता है वहां पे सकिंग रिफ्लेक्स को। उसके अलावा जब एकदम सडनली लाइट फॉल करेगी तो आईलिड्स को क्लोज कर लेना। एक नी जर्क मैकेनिज्म होता है बेटा, नी के फ्रंट में अगर हम लोग हल्के से इस तरीके से पुश करेंगे तो नी अपने आप आगे की तरफ जर्क करता है, तो इसे कहा जाता है नी जर्क मैकेनिज्म। और तीसरा बता रखा है इन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में कि जब कोई बच्चा देखता है या स्मेल करता है फूड को जो उससे अननोन है तो वो सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन जब वो उस फूड को देखे या स्मेल करे जिसको वो पहले खा चुका है या टेस्ट कर चुका है तो उस टाइम वो सेलिब्रेट करेगा, तो उसे कहेंगे क्या? कंडीशन रिफ्लेक्स। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो इन्होंने बताया कि वो पाथवे इंपल्स का जो रिफ्लेक्स एक्शन में फॉलो किया जाए उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या पार्ट होता है? तो इसमें सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन होगा। रिसेप्टर ऑर्गन क्या करेगा? स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करेगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगी? ये उस रिसेप्टर ऑर्गन से इंपल्स को ट्रांसमिट कराएगी कहां तक? सीएनएस के पार्ट तक। सीएनएस का पार्ट कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचने के बाद में इंटरमीडिएट या इंटर न्यूरॉन होती है, ये कनेक्ट करेगी किसको? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को। फिर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने के बाद में फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज लेके जाएगी वो कौन सी होगी आपकी? मोटर या एफरेंट न्यूरॉन, सॉरी इफरेंट न्यूरॉन। तो ये कंडक्ट करेगी इंपल्स को कहां से? सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक। और इफेक्टर ऑर्गन वो होगा कोई मसल या ग्लैंड जो रिस्पॉन्स करेगी उस स्टिमुलाई के लिए। तो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। अब आपको क्या